क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने एचपी में बागवानी का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, 10 मिलियन। एडीबी एशियाई विकास बैंक, एडीबी और भारत सरकार ने 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए। किस लिए? हिमाचल प्रदेश में बागवानी का समर्थन करने के लिए, जिसका उद्देश्य पहाड़ी राज्य जो हिमाचल प्रदेश है इसमें बागवानी उत्पादन और कृषि घरेलू आय को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर हैं। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन है, हाल ही में महान संगीत निर्देशक का निधन हो गया, इनका नाम क्या है? ऑप्शन कौन सा सही होगा? विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, शांतनु महापात्रा। ये महान संगीत निर्देशक हैं, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। और आपको यहां पर बता दें, ये प्रसिद्ध ओडिया संगीतकार हैं। ये लता मंगेशकर, मन्ना डे और मोहम्मद रफ़ी जैसे दिग्गजों के साथ काम करने वाले पहले ओडिया संगीतकार होने के साथ साथ हिंदी, बंगाली, असमिया और तेलुगु फिल्म उद्योगों में भी काम करने वाले पहले संगीतकार भी थे। और आपको बता दें, शांतनु महापात्रा, इन्होंने अपने 3 दशक लंबे करियर के दौरान सैकड़ों ओडिया फिल्मी गाने और जो यात्रा यानी कि ओपेरा शो, इसके लिए संगीत तैयार किया। ओडिशा खनन निगम के निदेशक के रूप में भी सेवानिवृत्त हुए। और महापात्रा को ओडिशा संगीत में उनके योगदान के लिए ओडिशा फिल्म क्रिटिक अवार्ड, क्या नाम है? ओडिशा फिल्म क्रिटिक अवार्ड सहित कई पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, हाल ही में किस राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए एडीबी ने 231 मिलियन डॉलर का ऋण दिया? भारत की बात हो रही है। ऑप्शन यहां पर हमारा ए सही हो जाता है, असम। तो हाल ही में किस राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो एशियाई विकास बैंक ने असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार के साथ 231 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये असम पावर सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के लिए दी गई तीसरी किस्त की ऋण है, जिसे जुलाई 2014 में एडीबी बोर्ड द्वारा मंजूर किया गया था। और ये तीसरी किस्त है, 2014 में ही ये मंजूर किया गया था, ये जानते रहिए, ठीक है। और आपको यहाँ पर बता दें, असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल हैं। और राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको बता दें, इस परियोजना के तहत 120 मेगावाट के पनबिजली संयंत्र यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। और ये कार्यक्रम असम में ऊर्जा सेवा और वितरण प्रणाली की क्षमता और दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है, ताकि सभी उपभोक्ताओं के लिए बिजली सेवा की उपलब्धता में सुधार किया जा सके। आरबीआई डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स लॉन्च किया गया। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाता है, रिजर्व बैंक के द्वारा। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने देश भर में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक, जिसे हम कहेंगे डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, लॉन्च किया है। ये पता करने के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का मतलब ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस आरबीआई डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स डीपीआई में 5 व्यापक पैरामीटर हैं, कि यानी कि ये पैरामीटर पर अगर खरा उतर रहा है तो इस तरीके से अगर पूरे पैरामीटर पूरे करें, अच्छा ये तब मतलब है कि ये लागू किया जा चुका है, ठीक है। ये जैसे इसमें आपका है कि पेमेंट इनेबलर्स है, 5 जो पैरामीटर है, फिर दूसरा है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर उसके बाद मतलब भारांक दिया गया। जैसे 5 मैंने आपको बताया कि 5 उसको ये 5 पैरामीटर हैं, फिर 5 पैरामीटर के अकॉर्डिंग इसे वेटेज दिया गया। जैसे पेमेंट इनेबलर्स को 25%, फिर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मांग पक्ष जो कारक है उसको 10%, फिर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड, तो पहले वाला जो था डिमांड साइड फैक्टर था, दूसरा सप्लाई साइड फैक्टर, इसको 15%, फिर पेमेंट परफॉर्मेंस भुगतान निष्पादन उसको 45%,
मतलब मार्क इस तरीके से दिया जाता है। फिर कंज्यूमर सेंट्रिसिटी यानी कि उपभोक्ता जो केंद्रितता है, मतलब जो सेंट्रल उपभोक्ता सेंट्रल कितना क्या कुछ है, मतलब कंज्यूमर सेंट्रिसिटी उपभोक्ता केंद्रितता ये कितने हैं 5%। इस तरीके से ये पूरा भारांक मिला करके दिया जाएगा। जब 100% किसी का हो जाएगा तो मतलब ये पूरी तरीके से ये जो है क्या मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक भुगतान ये सब कर रहे हैं। कम होगा तो उसी अकॉर्डिंग ये पता चलेगा, डाटा इकट्ठा कर लिया जाएगा कि हाँ भुगतान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताते थे। आरबीआई के जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। कौन है? शक्तिकांत दास हैं। और आरबीआई के ये किस नंबर के गवर्नर हैं? 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मुख्यालय तो मुंबई में है लेकिन इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। चलिए, और यहाँ पर आपको बता दें जो अभी हम वर्ड बोल रहे थे केंद्रितता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिवस से रिलेटेड है। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है 4 जनवरी को। ऑप्शन डी सही हो जाता है 4 जनवरी को। वर्ल्ड ब्रेल डे, वर्ल्ड BRAILLE ब्रेल डे। ठीक है, तो आपको बता दें वर्ष 2019 से हर साल 4 जनवरी को विश्व स्तर पर विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन दृष्टिबाधित और दृष्टिविहीन लोगों के लिए मानवाधिकार हासिल करने में ये सहयोग देता है और ब्रेल के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाता है। और ये दिन दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि विकसित करने वाले लुई ब्रेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए ये मनाया जाता है, जिनका जन्म उत्तरी फ्रांस के कूपवरे शहर में 4 जनवरी 1809 को हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर आपको बता देते थोड़ा सा जीएस से रिलेटेड फैक्ट भी बता देते। ब्रेल क्या है? ब्रेल मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं 6 बिंदुओं का उपयोग करते हुए अक्षर और संख्यात्मक प्रतीकों को मतलब स्पर्श करने संबंधी एक लिपि है। इसमें 6 बिंदु होते हैं, ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है कितने बिंदु होते हैं? 6 बिंदु होते हैं। ठीक है, तो ब्रेल जो 19वीं शताब्दी में फ्रांस में अपने आविष्कारक के नाम पर मतलब लुई ब्रेल इन्होंने आविष्कार किया था, इस नाम पर ये नाम ब्रेल लिपि पड़ गया। तो ब्रेल का उपयोग नेत्रहीन और आंशिक रूप से देखे जाने वाले लोगों द्वारा एक ही किताबों और पत्रिकाओं को एक दृष्ट फॉन्ट में मतलब मुद्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इससे जो मतलब नहीं देख पाते हैं उनको भी चीज़ें मतलब वो पढ़ लेते हैं, देख सकते हैं उस लिपि के माध्यम से। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। हाल ही में डिजिटल रियल टाइम रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? विकल्प यहाँ पर हमारा है असम है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। ऑप्शन ए सही हो जाता है असम है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी कवर कर लेते हैं। असम के मुख्य सचिव जिष्णु बारुवा ने राज्य में एक डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया, जिसे हम कहते हैं FRIMS। इसके शुभारंभ के साथ ही असम भारत का पहला राज्य बन गया जिसके पास ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपके GS और करंट से रिलेटेड दोनों क्वेश्चन के लिए। और ये बाढ़ रिपोर्टिंग जो प्रणाली है असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ दोनों के संयुक्त पहल से ये विकसित की गई, यानी कि दोनों का सहयोग है। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी है ASDMA और यूनिसेफ का फुल फॉर्म आप सभी जान रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन बताना है यूनिसेफ की स्थापना कब हुई है और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर ये कहाँ पर है। तो नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे और ये संस्था किसके लिए काम करती है। और यहाँ पर आगे पॉइंट है, असम में प्रतिवर्ष 15 मई से 15 अक्टूबर के बीच अनिवार्य बाढ़ रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल होता है। और FRIMS कब से चालू किया गया? 15 मई
2021 से ये चालू हो गया है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि आपको मैंने बताया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कौन सा रेलवे स्टेशन वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला 6000वां रेलवे स्टेशन बन गया है? विकल्प हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन ही सही हो जाता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही होता है। यानी कि कौन सा रेलवे स्टेशन है जो वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला 6000वां रेलवे स्टेशन बन गया? तो क्या आप लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में, क्या आप लोग बता सकते हैं? आप लोग के अगर दिमाग में आया हो तो, नहीं भी बता सकते, अगर दिमाग में आया है तब भी आप ट्रैक पर चल रहे हैं। पहला, ये 6000वां हुआ तो पहला रेलवे स्टेशन कौन सा रहा, किस राज्य में खोला गया था? चलिए सब कुछ यहाँ पर कवर करेंगे। झारखंड राज्य में स्थित है हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर वाईफाई सुविधा शुरू की गई और इसी के साथ ये 6000वां वाईफाई रेलवे स्टेशन 6000वां बन गया है ये। और वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला ये, वही मैंने बताया। और पश्चिम बंगाल का मिदनापुर रेलवे स्टेशन इस सुविधा को प्राप्त करने वाला 5000वां स्टेशन बना था। 5000वां कौन बना था? पश्चिम बंगाल का था मिदनापुर रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर आप देखिए अगला पॉइंट है, भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा शुरू करने का काम कब किया था? जनवरी 2016 में। तो जनवरी 2016 से लेकर के अभी 2021 तक 6000वां, यानी कि 6000 तक वाईफाई वाले रेलवे स्टेशन ये कंप्लीट कर चुका है। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे यहाँ पर है। इसके तहत मुंबई रेलवे स्टेशन पर सबसे पहले वाईफाई की सुविधा शुरू की गई थी। ये है इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था 6000वां हो गया तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तुरंत आ जाना चाहिए था, अच्छा पहला कौन सा था। फिर उसके बाद है 15 मई 2021 तक की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 662 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। 762। और उत्तर प्रदेश के बाद स्थान आता है महाराष्ट्र का और ये सुविधा 550 रेलवे स्टेशनों पर प्रदत्त है। अच्छा, ये दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र। और इसके बाद किसका स्थान है आप बता सकते हैं? महाराष्ट्र के बाद वाईफाई की सुविधा आंध्र प्रदेश में 509 स्टेशनों पर और पश्चिम बंगाल में 498 स्टेशनों पर प्रदान की जा रही है। तो 498 स्टेशन पश्चिम बंगाल में है, आंध्र प्रदेश में 509 है और महाराष्ट्र में 550 है और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो 762 है। ठीक है, ये डाटा जितना भी है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है यहाँ पे बांदीपुर होगा। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है कौन सा? सी, कर्नाटक। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व विकल्प आपका सही हो जाता है सी। कहाँ पर है? कर्नाटक में। असम में काजीरंगा है, मध्य प्रदेश में कान्हा-किसली है, राजस्थान में केवलादेव है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? भारतीय गैंडे कहाँ पर पाए जाते हैं? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, काजीरंगा अभ्यारण्य में। काजीरंगा अभ्यारण्य में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। एक सींग गैंडे के लिए ये काजीरंगा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर है? असम में। एक सींग के गैंडे के लिए असम का काजीरंगा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। यहाँ पे गिर में जंगली गधे फेमस हैं। गिर के वन में जंगली गधे फेमस हैं। बाघ परियोजना कब आरंभ की गई? बाघ परियोजना विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प आपका सही हो जाता है बाघ परियोजना का प्रारंभ 1973 में आरंभ किया गया। अगला हमारा क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में है और मध्य प्रदेश को ही टाइगर राज्य कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राजस्थान में
कौन सा उद्यान है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में और किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है। इधर प्रदेश दिया है और इधर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, राजस्थान बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य राजस्थान में किसके लिए फेमस है? ये बब्बर शेर के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, केवलादेव अभ्यारण्य किस राज्य में है? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है, वेरी गुड, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है केवलादेव। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कुछ देर पहले। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, राजस्थान राज्य में है केवलादेव अभ्यारण्य। केवलादेव अभ्यारण्य में शीतकाल में भारत में साइबेरियन सारस यहाँ पे आते हैं और ये जब ये मौसम खत्म हो जाता है तो वापस से फिर चले जाते हैं साइबेरिया सारस को साइबेरियन क्रेन भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट है, कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है? कौन सा अभ्यारण्य है जो विश्व धरोहर घोषित किया गया है? आपको बताना है यहाँ पे। विकल्प हमारे यहाँ पे कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, केवलादेव अभ्यारण्य को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। केवलादेव अभ्यारण्य को 1985 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में है? सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, केरल। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, उड़ीसा में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एशियाई शेरों के शरण स्थल या गृह के नाम से विख्यात है? एशियाई शेरों का शरण स्थल या गृह के नाम से विख्यात है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प सही हो जाता है आपका यहाँ पे गिर राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है? गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान केबिल लामजाओ नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है मणिपुर। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? मणिपुर में है। यह पार्क मणिपुर के लोकटक झील में अवस्थित है। कहां पर? लोकटक झील में अवस्थित है। ये लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये भी जानते रहिएगा। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट है, शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता बी, हिमाचल प्रदेश। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। क्वेश्चन है, हाल ही में 11वां इंडिया गेम का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र या फिर कोलकाता? ऑप्शन ए सही हो जाता है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए नई दिल्ली। यहाँ पर इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो देखिए। 17 से 19 मार्च 2021 के मध्य 17 से 19 मार्च 2021 के मध्य 11वां इंडिया गेम 11th इंडिया गेम 2021 आयोजित किया गया। ठीक, और ये कहाँ पर आयोजित किया गया? स्थान है होटल ताज पैलेस जो कि है नई दिल्ली में। इम्पोर्टेंट पॉइंट अगला है, इसका जो मुख्य विषय है, जो थीम है वो कौन सी थी? भारत रसायन एवं पेट्रोकेमिकल के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, ये इसका विषय था, इस बार की थीम थी।
अच्छा, ये देखिए यहाँ पर आयोजन किसके द्वारा किया जाता है। इसका आयोजन जो था ये देखिए रसायन और पेट्रो रसायन विभाग द्वारा फिक्की के सहयोग से इसका आयोजन किया गया था। रसायन और पेट्रो रसायन विभाग और फिक्की के सहयोग के द्वारा ये आयोजन पूरा किया गया था और ये कार्यक्रम एशिया प्रशांत क्षेत्र में रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के सबसे बृहद आयोजनों में शामिल है। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र को ये कवर कर रहा है और इसमें रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र की एक बड़ी योजना में ये इसका नाम शुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा वीडियो के लाइक के माध्यम से। तो लाइक और शेयर, जैसा कि हमेशा कहते हैं, तो लाइक और शेयर करते रहा करिए। क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है। तो ये क्वेश्चन भी इसी में इंक्लूड कर दिया। तो कहने का मतलब क्वेश्चन में भी आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिली जाएगी। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा घोषित राज्य का 23वां जिला कौन सा है। 23वां जिला कौन सा। अमरगढ़, नवांशहर, मालेरकोटला। ऑप्शन सी सही हो जाता है, मालेरकोटला, ऑप्शन सी। तो यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। 14 मई 2021 को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ईद उल फितर के अवसर पर मालेरकोटला को राज्य का 23वां जिला घोषित करते हैं। और ये मालेरकोटला में आबादी की अगर बात की जाए तो इसमें सर्वाधिक जो आबादी है ये मुस्लिमों की है। और इसी अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार शेर मोहम्मद खान के नाम पर 500 करोड़ रुपए की लागत से मालेरकोटला में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी करेगी और साथ ही साथ इसके अलावा 12 करोड़ रुपए की लागत से लड़कियों के लिए कॉलेज स्थापित किया जाएगा। तो मेडिकल कॉलेज और कॉलेज लड़कियों के लिए। इसके साथ साथ और भी घोषणाएं की गई हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पर इसे हमने नहीं इंक्लूड किया। आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, घोष पहुँच सब कुछ तैयार कर रहे हैं, उसका मतलब उठना बैठना सोना जागना, तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन में कभी नहीं पूछा जाता है। तो जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं और इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एग्जाम में आने वाले हैं, 100% इनके आने के चांसेस होते हैं, वही हम आप तक पहुँचाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कहां पर विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल खोल दिया गया। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, हमें याद है और उम्मीद है कि आप लोग सही रिप्लाई भी इसके करेंगे। ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, पुर्तगाल। ऑप्शन डी, पुर्तगाल। अब यहां पर डिटेल में देखेंगे। पुर्तगाल में भी, उत्तरी पुर्तगाल में ये खोला गया और इस पुल की लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो 516 मीटर है, लगभग 1663 फीट के करीब। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। ये नदी उस टाइम पर भी मैंने बताई थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पाइवा नदी के ऊपर लगभग 175 मीटर ऊंचाई पर लटका हुआ है। किस नदी के ऊपर? पाइवा नदी के ऊपर। और अगला पॉइंट है, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त आरोका जियो पार्क के अंदर पहाड़ों के बीच बना यह पुल हरियाली और पीले फूलों से ढका हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये देखना, अरोका जियो पार्क ये कहाँ पर मिलनी है। नदी के ऊपर तो आपने देख लिया, अगर पार्क की अगर बात की जाए तो अरोका जियो पार्क के अंदर ये बना हुआ है। ठीक, चलिए